नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसमें हम अपना सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने यूनिवर्स चालू किया था, तो चलिए शुरू करते हैं। सोलर सिस्टम जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सोलर सिस्टम जिसके में हमारे 8 प्लैनेट्स और 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स है। और जो सन है वो सेंटर में सिचुएटेड होता है और सबसे ब्राइटेस्ट और नियरेस्ट स्टार है हमारी अर्थ के पास। ठीक है, तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो कि जो सन है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये इस मैनर में रोटेट नहीं करता है। तो चलिए कैसे रोटेट करते हैं, तो इधर इस वीडियो में देखिए। जो सन है वो सेंटर में है और हमें लग रहा है कि ये सब सर्कुलर वे में घूम रहे हैं, लेकिन ये कैसे घूम रहे हैं देखिए। ये सन आगे की तरफ बढ़ता चला जा रहा है और ये इसके इलिप्टिकल पाथ में चक्कर काट रहा है। ठीक है, ऐसा। तो जो हमारा सोलर सिस्टम है उसके अंदर सेलेस्टियल बॉडीज है। ठीक है, और सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती है कि ये एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रात के स्काई में ग्लो करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल जैसे प्लैनेट्स, स्टार्स, मून, एस्ट्रॉइड, कॉमेट्स एंड गैलेक्सीज। ओके, अब जो हमारे सेलेस्टियल बॉडीज होती है दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन ल्यूमिनस, एक होती है ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो होती है जो खुद की लाइट एमिट करते हैं। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस वो होते हैं जो खुद की लाइट एमिट नहीं करते हैं, जैसे मून। जब मून के पास खुद की लाइट नहीं होती है लेकिन वो सन की लाइट में चमकता है। और नॉन ल्यूमिनस के एग्जांपल कौन कौन से हैं? मून्स है, कॉमेट है, एस्ट्रॉइड है, मेटेओराइट है, मीटियोर है, मेटेओराइट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कॉमेट क्या होता है, एस्ट्रॉइड क्या होता है, मेटेओराइट, मीटियोर, फायरबॉल, मीटियोराइट। तो कॉमेट क्या होता है? कॉमेट एक आइस, रॉक या फिर डस्ट का पास होता है जो कि हमारे स्पेस में चलता रहता है। ठीक है, और ये भी सन के चारों ओर चक्कर काटता रहता है। और जैसे जैसे ये सन के क्लोजर होता जाता है, तो इसके ऊपर जैसे आइस के जो पार्टिकल्स है वो इवेपोरेट होते रहते हैं, वेपराइज होते रहते हैं। तो उसकी वजह से इसकी एक टेल बन जाती है। ठीक है, दूसरा एस्ट्रॉइड हमारे जो सोलर सिस्टम में बड़े बड़े पत्थर है। ठीक है, और ये एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में रहती है, एक बेल्ट जिसका नाम है एस्ट्रॉइड बेल्ट। उधर ये आपको एक और प्लेनेट देखने को मिलेगा इस वीडियो के एंड में, तो बने रहिए। पूरी वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अबाउट ईच एंड एवरी प्लेनेट। और तो हमारा नेक्स्ट है मीटियोराइट क्या होता है। मीटियोराइट क्या होता है? एस्ट्रॉइड बड़े पत्थर होते हैं, मीटियोराइट फ्रेगमेंट्स के रूप में जो पत्थर होते हैं उन्हें मीटियोराइट बोलते हैं। और मीटियोर क्या होता है? मीटियोर जब ये मीटियोराइट हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो ये एयर के फ्रिक्शन के कारण जलने लगता है। तो जलने के कारण जब ये जलने जैसा दिखता है तब इसको बोलते हैं मीटियोर। ओके, और ये कौन सी लेयर में जलने लगता है? मेसोस्फीयर में। अब ये पूरी तरह जलते जलते एक फायरबॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और मीटियोराइट क्या होता है? जब ये पूरा जल के कुछ फ्रेगमेंट्स हमारे अर्थ पे गिर जाते हैं या फिर अर्थ से टकरा जाते हैं, उन्हें मीटियोराइट बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मीटियोराइट, मीटियोर, फायरबॉल और मीटियोराइट के बीच में डिफरेंस, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला हमारा टॉपिक है कॉन्स्टलेशन। और कॉन्स्टलेशन क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ स्टार जो एक पर्टिकुलर पैटर्न बना रहा हो। ठीक है, जैसे कि डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टलेशन होते हैं हमारे इसका यूनिवर्स में। ठीक है, तो उनमें से एक होता है उर्सा मेजर, जिसे आपने बचपन में सुना भी होगा, सप्तऋषि करके, जिसमें एक दो तीन चार पाँच पाँच छः सात सात तारे होते हैं, बिग डिपर और लिटिल डिपर दोनों में। और जो लिटिल डिपर की जो टेल होती है एक पेन जैसा शेप करता है। ठीक है, और इसकी जो टेल होती है वो एक नॉर्थ पोल नाम है उस स्टार का। ठीक है, और बिग डिपर जो होता है, ये दोनों मिलकर जो शेप बनाते हैं वो एक बियर की शेप बनाते हैं, जैसे आप इमेज में देख पा रहे हैं। अगला जो हमारा कॉन्स्टिलेशन है कैसियोपिया, ये डब्ल्यू शेप का होता है। ठीक है, तो आप ऐसे जैसे मैंने याद किया था इस कॉन्स्टिलेशन को, वो था कैसे हो बिया, तो ये होता है डब्ल्यू। वाइफ पूछती है कैसे हो बिया, तो कौन पूछता है? डब्ल्यू शेप की वाइफ। ठीक है, वाइफ मतलब डब्ल्यू से वाइफ। अगला जो हमारा कॉन्स्टिलेशन है उसका नाम है सिग्नस, और ये क्रॉस शेप कॉन्स्टिलेशन होता है। ठीक है, जो हमारा ओरियन है, ओरियन बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला कॉन्स्टिलेशन है, क्योंकि इसके जो ये वाला स्टार देख रहे हो आप, इसका नाम होता है बेटल गुइस। ठीक है, तो ये याद रखने वाली चीज है। एक और स्टार होता है, एक और कॉन्स्टिलेशन होता है टॉरस। ठीक है, वो बुल का शेप बनाता है। और कैनिस मेजर जो कॉन्स्टिलेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओरियन मेजर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिलेशन होता है एक डॉग शेप में होता है। ठीक है, और इसकी गर्दन में जो आप स्टार देख पा रहे हो उसका नाम है सीरियस, और ये हमारे स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट स्टार है। ठीक है, तो ये बात होगी कॉन्स्टिलेशन की। अब हम आ जाते हैं अपने सोलर सिस्टम में, जिसमें सन सबसे अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आपको पता है कि सन, जिसे हम सूर्य देवता के नाम से भी जानते हैं, तो इसकी हम लेयर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो बाहर की आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है कोरोना। उसके बाद जो लेयर आती है उसका नाम है क्रोमोस्फियर। ठीक है, उसके बाद प्रोटोस्फियर, फिर हमारी कन्वेक्शन जोन, फिर रेडिएटिव जोन और कोर होता है। ठीक है, इसके बीच में। और हमें ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि हमारा जो सन है वो अर्थ से कितना डिस्टेंस पे है, तो ये है 15 करोड़ किलोमीटर। और जो सन की लाइट है उसे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स का समय लगता है। एक्चुअली जो हमारा सन है वो 73% हाइड्रोजन से और 25 से 28% हीलियम से बना होता है। और यही दो गैस इसके अंदर प्रोमिनेंट पाई जाती है, मतलब सबसे ज्यादा। और अदर गैसेस भी है नहीं प्रोमिनेंट, हाइड्रोजन और हीलियम को माना जाता है। ठीक है, और जो टेम्परेचर अर्थ की सरफेस पे रहता है ना, ये बहुत ज्यादा रहता है। ये कितना रहता है? तो ये 5600 डिग्री सेल्सियस का रहता है। और जो इसके सेंटर में रहता है वो रहता है 15.7 मिलियन केल्विन। अब आपको पता है एक डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होता है, तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कितना ज़्यादा टेम्परेचर है। अगला जो हमारे लेयर्स ऑफ हम सन के बारे में पढ़ते हैं वो है कि इसकी जो कोर है, ठीक है, इसकी जो कोर है वहाँ से फोटोस्फीयर तक जो इसका जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा घटता है। अब फोटोस्फीयर पे देखो, फोटोस्फीयर पे 4000 है। ठीक है, कन्वेक्शन जोन पे 20 लाख है।
और जो रेडिएटिव जोन है उधर 70 लाख है, और इधर कितना है 1 करोड़ 50 लाख, ठीक है। लेकिन आप क्रोमोस्फीयर में देखोगे ना, क्रोमोस्फीयर में घट गया है टेम्परेचर, ठीक है, और कोरोना में बढ़ गया है, ठीक है। तो अपन ये याद रखेंगे कि इस लाइन के पार फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर से बाहर जाओगे तो टेम्परेचर हॉट होने लगेगा, और फोटोस्फीयर के अंदर की साइड जाओगे तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आएगा हमें। तो हमारा सोलर सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले सन, फिर मरकरी, फिर हम वीनस के बारे में पढ़ेंगे, फिर जो हमारे प्लेनेट है जिसे हम ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं, अर्थ, ठीक है, अर्थ, फिर मार्स, फिर जो मैंने बताया था आपको एस्टेरॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, फिर जुपिटर जो सबसे बड़ा प्लेनेट है, सैटर्न जिसकी रिंग्स विजिबल है, ठीक है, और उसके बाद यूरेनियस, फिर नेपट्यून, फिर प्लूटो, जो कि ये हमारा क्यूपर बेल्ट के अंदर आता है, ठीक है, ये अलग लेयर है। एक एस्टेरॉयड बेल्ट है मार्स और जुपिटर के बीच में, और जो नेपट्यून के बियॉन्ड है उसका नाम है, मतलब नेपट्यून के बाद उसका नाम है क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे काफी ज्यादा प्लैनेट्स है, ठीक है, जिनको हम ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं, जैसे आपको इमेज में भी दिख रहा होगा। और कॉमेट्स क्या है, ऐसे सन की तरफ जाते जाते चक्कर काटते रहते हैं, ठीक है, और फिर सन से भी टकरा जाता है, ऐसा भी होता है। जो हमारा पहला हमने प्लैनेट पढ़ा था मरकरी, ये सन से सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, और ये सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का, जिसका डायमीटर मात्र 4900 किलोमीटर है। और जो इसका मतलब रिवॉल्यूशन रहता है ना, इसकी स्पीड जो रहती है घूमने की, वो रहती है 17,200 किलोमीटर पर आवर। जिसे हम अगर किलोमीटर पर सेकंड देखें तो ये 1 सेकंड में 47 किलोमीटर मतलब ये कवर कर लेता है। और इसका जो एक रिवॉल्यूशन है वो 88 डेज का होता है। और ये इकलौता ऐसा प्लेनेट है जिसके पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है। अच्छा, हमने देखा जो हमारा सेकंड प्लेनेट है मरकरी के बाद, वो है वीनस। ये सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है। अब आप सोच रहे होंगे कि मरकरी ज्यादा पास है तो वीनस कैसे हॉट हुआ। एक्चुअली क्या होता है, हमने पढ़ा कि जैसे मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं होता है, तो एटमॉस्फेयर नहीं होता है तो वो सन की हीट को ट्रैप नहीं कर पाता है। लेकिन वीनस के पास एटमॉस्फेयर होता है और वो जो सन की हीट है उसे ट्रैप कर लेता है। और ये जो साइज में वीनस है वो अर्थ के बिल्कुल सिमिलर है। और ये सबसे ब्राइटेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, जो हमें वेस्ट साइड देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ द सनसेट एंड इन द इवनिंग एंड इन द मॉर्निंग, ओके। सनराइज और सनसेट के टाइम दोनों टाइम देखने को मिलता है। और इसका जो रोटेशन रहता है, मतलब खुद की एक्सिस पे घूमना, ठीक है, एक तो सन की तरफ घूमना उसे रिवॉल्यूशन बोलते हैं, और जो खुद की जगह ही घूमना, ठीक है, जो एक पूरा कवर करता है, मतलब सर्कमफ्रेंस पूरा कंप्लीट कर लेता है एक जगह, उसको बोलते हैं रोटेशन। तो इसका सबसे स्लोएस्ट रोटेशन रहता है, ठीक है, सारे प्लैनेट्स में। और इसकी जो एक रोटेशन रहता है 243 अर्थ डेज के इक्वल होता है, ठीक है। मतलब ये एक बार कितने दिन में घूमता है, 243 अर्थ डेज में। और इसके ऊपर जो क्लाउड्स है ना, इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर की बात की थी, मतलब गैसेस की, इधर क्लाउड्स भी है, ठीक है। और वो क्लाउड्स किससे बने हैं, जैसे हमारी अर्थ पे वाटर के बने होते हैं, वीनस पे सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे गर्म प्लेनेट है तो सबसे गर्म एसिड ही हो सकता है, ठीक है, जो जला देता है अपनी स्किन को। सबसे ज्यादा भयंकर एसिड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। और इसके वीनस के अदर नेम्स कौन से हैं, इनका नाम है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, लूसीफर के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। जो तीसरे प्लेनेट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा घर अर्थ, ठीक है। ये इकलौता ऐसा प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इसका जो मतलब आप कलर देखोगे ना, अगर बाहर से मतलब स्पेस से देखोगे तो आपको ब्लू नजर आएगा, इसलिए इसे ब्लू प्लेनेट भी बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर वाटर की बहुत ज्यादा प्रेजेंस है, ठीक है। इसकी एकलौती जो सैटेलाइट है उसका नाम है मून। इसकी सबसे हाईएस्ट डेंसिटी है, ठीक है, मतलब मास बाय वॉल्यूम सबसे ज्यादा मास है इसके ऊपर, मतलब वेट सबसे ज्यादा है। स्पेस की हम कंटेक्स्ट में देते हैं तो मास को वेट की तरह देखा जाता है, ठीक है। तो इसका 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है इसकी। और ये इसका जो क्लोजेस्ट प्लेनेट है वो मार्स नहीं है, वीनस इसके ज्यादा पास है। अगला जो हमारा प्लेनेट है उसका नाम है मार्स। इसे हम रेड प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी सॉइल जो होती है वो आयरन रिच होती है, और इसलिए ये इसका जो कलर है वो रेड दिखता है हमें बाहर से स्पेस से। और ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है आफ्टर द मरकरी। और इसके जो मून है उनका नाम है फोबोस और डीमोस, ठीक है। इसके ऊपर जो एटमॉस्फेयर है इसका वो थिन है बहुत ज्यादा। और इसकी जो सरफेस है वो वैली, क्रेटर, डेजर्ट और आइस कैप से हमें दिखती है, इसका जो सरफेस है वो, ठीक है। उसके जो सबसे बड़ा मतलब जो पहाड़ है, जो सबसे इसका लार्जेस्ट वॉल्केनो है उसका नाम है ओलंपस मॉन्स। और ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा पहाड़ है। और इसका जो लेंथ है, हाइट है, वो है 22 से 23 किलोमीटर, ठीक है। और इसका एक दिन अर्थ के जो हमारा अर्थ का 24 घंटे का होता है, इसका 24 घंटे प्लस 37 मिनट का एक दिन होता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट के बारे में, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में लाई करते हैं बड़े बड़े स्टोन, उसी एस्ट्रॉइड बेल्ट के, ठीक है। एक लेयर है, जैसे आप लेयर बिछा देते हो ना पूरे स्टोन्स की, एक मतलब बड़ी सी मतलब मान लो जगह है और आपने बीच में एक लाइन से ड्रॉ कर दिया आपने पत्थरों की, ऐसे ये प्रेजेंट होता है हमारे स्पेस के अंदर। अगला जो हम प्लेनेट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जुपिटर। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब प्लेनेट है, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम का। और अभी मतलब कुछ साइंटिस्टों ने पता किया है कि इसकी जो रेडियस है, इसका जो साइज है ना, वो कम हो रहा है, ठीक है। उन्होंने पहली बार जब नापा था और अब जब नापा है तो उन्हें कम लगा है इसका जो रेडियस है, ठीक है। लार्जेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, इसका सबसे शॉर्टेस्ट रोटेशन होता है, ठीक है। ये 9 घंटे 55 मिनट में ही पूरा रोटेट कर लेता है अपने आप को। और इसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस से मिलकर बना होता है, लेकिन प्रोमिनेंटली हाइड्रोजन और हीलियम ही होता है, ठीक है। और ये थर्ड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है आफ्टर द सन एंड द वीनस। मैंने बताया आपको वेस्ट साइड देखने को मिलता है, और जुपिटर भी हमें दिख जाता है, ठीक है। अगर पहले वीनस दिखेगा, मतलब मून दिखेगा सबसे पहले तो, क्योंकि वो हमारी सैटेलाइट है, सबसे नजदीक मून ही है, ठीक है, जो
सेलेस्टियल बॉडीज हमारे नजदीक है, उसके बाद जो दिखेगा वो वीनस, उसके बाद जो दिखेगा वो जुपिटर। ठीक है, इस पे जो आप ये रेड स्पॉट देख रहे हो ना, ये जायंट सा रेड स्पॉट, ये क्या है? ये एक स्टॉर्म है जो कि ओनली जुपिटर के ऊपर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और जो आप सोचो कि सबसे ज्यादा ओनली सैटर्न के पास ही सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्लेनेट है, लेकिन जो जुपिटर है उसके पास भी बहुत ज्यादा नंबर ऑफ प्लेनेट है, जिनका जो नंबर है वो है 95 मून्स। ठीक है, और हम इनके 4 मून्स के बारे में पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछा जाते हैं, जिनका नाम है आयो, दूसरे का नाम है यूरोपा, तीसरे का नाम है जेनीमेड, फोर्थ का नाम है कैलिस्टो। इन्हें गैलीलियो मून्स भी बोला जाता है क्योंकि ये चारों गैलीलियो द्वारा डिस्कवर किए गए हैं। गैलीलियो गैलीली, ठीक है, जो कि एक मशहूर साइंटिस्ट है। जेनीमेड जो है इन सब 95 मून्स में सबसे बड़ा होता है। तो एग्जाम में ये ही पूछाएगा मोस्ट प्रोबेबली, अगर जुपिटर से क्वेश्चन आया तो। ठीक है, इसकी जो रिंग्स होती है इसकी चारों तरफ जो रिंग्स होती है वो अनक्लियर है। ठीक है, सैटर्न क्या है? सैटर्न जुपिटर के बाद सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट है, मतलब सबसे बड़ा प्लेनेट है। और आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि इसकी जो डेंसिटी है वो 0.69 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब फैक्ट की बात ये है कि ये वाटर में भी फ्लोट कर सकता है इतना बड़ा प्लेनेट होने के बाद। ठीक है, और इसकी जो ब्राइट और कंसेंट्रिक रिंग्स हैं, ठीक है, ये टाइनी रॉक्स है और मतलब बर्फ के पीसेस से मिलकर बनी हुई है। और इसकी जो मून्स है वो पूरे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन इसमें मून्स की संख्या सबसे ज्यादा है। और इसकी मून्स की संख्या कितनी है? 274 मून्स है इसके पास। और सबसे बड़ा वाला जो मून है उसका नाम है टाइटन। जो इसके अदर सैटेलाइट है उनमें एक सैटेलाइट है एनक्लेडस, जिसपे आपको पता लगता है कि वो मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी है कि उस पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और 1655 में हाइजिस ने इसकी रिंग्स को डिस्कवर किया था, और 1675 में कुसुबू ने इसकी रिंग्स के बीच में गैप्स डिस्कवर किया था। और इसका जो रोटेशन टाइम होता है वो होता है 10 घंटे 40 मिनट का, और वहीं जुपिटर का होता है 9 घंटे 55 मिनट का। ठीक है, अगला जो हमारा प्लेनेट आता है उसका नाम है यूरेनियस। ठीक है, ये एक ग्रीन कलर का होता है क्योंकि ग्रीन कलर का प्लेनेट होता है क्योंकि इसके जो एटमॉस्फेयर में वो है मीथेन भरा होता है, मीथेन गैस भरी होती है। ठीक है, मतलब मीथेन गैस ज्यादा है इसलिए उसकी प्रेजेंस से ये ग्रीन नजर आता है। और भी गैसेज है इसके ऊपर, जैसे इसके ऊपर हाइड्रोजन, हीलियम। ठीक है, ये आप जो मतलब जितने भी जोवियन प्लैनेट्स हैं ना, ये जो भी प्लैनेट्स आपके हैं जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरानियस और नेपट्टून, ये क्या है? जोवियन प्लैनेट्स हैं। मतलब इनका जो सरफेस है वो किसी रॉक का नहीं बना हुआ, वो गैस का बना हुआ है। ठीक है, यूरेनियस की डिस्कवरी किसने की थी? वो की थी विलियम हर्शेल ने। कब? 1781 में। और ये सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है एटमॉस्फेयर का। आप ये मत समझना नेपट्टून सबसे बाद में है तो सबसे कोल्डेस्ट वो हुआ नहीं। यूरेनियस सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम। एटलीस्ट इसके पास जो मून्स की संख्या है वो है 27। ठीक है, इसकी जो फेमस मून है उनका नाम है मिरांडा, एरियल और अम्ब्रेल। ठीक है, और इसकी जो एक्सिस है उस पर ये 90 डिग्री टिल्ट किया हुआ है। ठीक है, इसलिए इसे रोलिंग और लॉपसाइडेड प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो रोटेशन टाइम है वो है 17 घंटे। अब जैसे हम बाहर की तरफ जाते जाएंगे रोटेशन टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, प्लेनेट्स का। अगला जो हमारा प्लेनेट है वो है आखिरी प्लेनेट है जो हमारा वो है नेपट्टून। ये सबसे फारदेस्ट प्लेनेट है और सबसे लॉन्गेस्ट और स्लोएस्ट रेवोल्यूशन होता है इसका। मतलब ये जो अर्थ का एक चक्कर 165 ईयर्स में कंप्लीट करता है। अर्थ प्लेनेट जो कि मतलब हम जूलियन ईयर्स में देखते हैं। इसका जो रोटेशन टाइम है वो मात्र 16 घंटे का, मतलब यूरेनियस से कम टाइम में ये पूरा अपनी एक्सिस पे घूम जाता है। अब इसका जो एटमॉस्फेयर है वो प्राइम हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होगा जैसे यूरेनियस का मिलकर बना हुआ था। और सबसे मजे की बात यह है कि इस पे सबसे तेज हवा चलती है। ठीक है, जितने भी हमारे सोलर सिस्टम है तो उसमें सबसे तेज हवा किस पे चलती है? नेपट्टून के ऊपर। ठीक है, ये ब्लूइश होता है कलर में क्योंकि इस पे भी मीथेन गैस का प्रेजेंस होता है। ठीक है, इसकी इसकी जो डिस्कवरी की थी वो की थी जॉन गेल और अर्बन ले वेरे ने 1846 में। ठीक है, हमें इनके जो डिस्कवरर्स है उनके नाम याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनली प्लेनेट है हमारी सोलर सिस्टम में जो कि मैथमेटिकल प्रिडिक्शन से फाइंड किया गया है। तो इधर से एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है। अगर नेपट्टून के बारे में कुछ पूछा गया तो मेनली दिस पार्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, और इसकी जो सैटेलाइट्स है उनकी मात्रा है 14 सैटेलाइट्स, और इसके जो फेमस मून का नाम है वो है ट्राइटन। ठीक है, जयपुर वाले तो आराम से कनेक्ट कर सकते हैं कि ट्राइटन यहाँ पे मॉल भी है, तो ट्राइटन नेपट्टून की सैटेलाइट है, ऐसे याद कर लो। ठीक है, और आपको अगर इसके नंबर ऑफ सैटेलाइट्स मून्स याद करना है तो ऐसे याद कर लो कि 14 सैटेलाइट। और 14 क्या आता है सब लड़के लोगों को बताइए, वैलेंटाइन डे। ठीक है, बोल रहे हैं। ठीक है, क्लास में भी। तो चलिए आगे चलते हैं। जो हमारी अब इकलौती सैटेलाइट है अर्थ की वो है मून। तो चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो अर्थ है एक नॉन लुमिनियस है नेचर के अंदर, जैसा कि हमें पता है। उसका जो रेडियस होता है वो होता है 17,40,000 मीटर का। ठीक है, इसका मतलब 1,0740 किलोमीटर का इसका रेडियस होता है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है अर्थ और मून का वो है 3,84,000। और मून की लाइट 1.26 सेकंड रहती है, और दूसरी साइड जो सन की लाइट है वो 8 मिनट और 20 सेकंड लेती है अर्थ तक पहुंचने के लिए। जो ग्रेविटी है मून वो 1/6 है अर्थ का, मतलब इधर जो ग्रेविटी फील कर रही है उससे 6 गुना कम फील होगी मून के ऊपर। ठीक है, आप इधर 1 मीटर कूद रहे हो उधर 6 मीटर कूदोगे। ठीक है, ऐसा। और जो इसकी इकलौती साइड हमें देखने को मिलती है ना, मतलब ये हमें पूरा नहीं दिख पाता क्योंकि इसका जो रोटेशन और रिवॉल्यूशन टाइम है, मतलब ये अर्थ का एक चक्कर और मतलब पूरा रोटेशन ये एक साइड से ही मतलब कंप्लीट करता है। मतलब आप देखो ना कि वो जैसे कोई आप एक जगह खड़े हो जाओ और कोई आपको देख रहा है और आपको देख देख के मतलब खुद का फेस आपकी तरफ रख के ही घूम रहा है, तो आपको क्या उसकी बैक साइड दिखेगी? नहीं दिखेगी। ठीक है, जो हाईएस्ट पॉइंट है मून का उसका नाम है माउंट लिबनेस। ठीक है, और जिसका ऑफिशियली नाम चेंज करके कर दिया है
मून हाइजेंस, ठीक है। और जो नेपट्टून के बियॉन्ड मैंने आपको स्टार्टिंग में एक डायग्राम दिखाया था जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम था, और मैंने बताया था कि क्यूपर बेल्ट है, ठीक है। ये एक तो एस्टेरॉयड बेल्ट होगी मार्स और जुपिटर के बीच में, और लास्ट में नेपट्टून के बाद जो बेल्ट आती है उसका नाम है क्यूपर बेल्ट, ठीक है। और इसके अंदर भी अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। अभी इसे हम रिंग ऑफ बॉडीज भी बोलते हैं, ठीक है। जिसके अंदर जिसके पास हमारा एक प्लेनेट है प्लूटो, ठीक है। प्लूटो क्लाइड टॉमबॉग ने डिस्कवर किया था, और प्लूटो को आईएयू के द्वारा 2006 में ऑमिट कर दिया गया, मतलब बाहर निकाल दिया कि प्लेनेट की हमारे सोलर सिस्टम का प्लेनेट नहीं है, ठीक है। इसे ऐसा क्यों बोला गया कि ये एक डॉर्क प्लेनेट है, क्योंकि इसका इसका जो साइज है ना वो बहुत छोटा है, और प्लेनेट्स की पहले इसे प्लेनेट के रूप में देखा जाता था, लेकिन देखा इसका जो साइज है वो और प्लैनेट्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। जैसे आप इस इमेज में देख रहे हो कि सैटर्न, जुपिटर, यूरेनस, नेपट्टून, ये सब इसे कैसे देख रहे हैं कि छोटे बच्चे की तरह, कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तो निकल यहाँ से, ठीक है। जो रिवॉल्यूशन होता है मून का वो 248 अर्थ ईयर्स के इक्वल होता है, मतलब अपनी तीन दो पीढ़ियां तो आराम से, तीन पीढ़ियां मान लो, चार ही मान लो, आजकल जितनी एज का डिफरेंस चल रहा है 8 साल तो हो ही गई है पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो मतलब चार पीढ़ी हमने यहाँ पे जन्म लेती है, इतना तो ये एक बार में कंप्लीट करता है अपना रिवॉल्यूशन, ठीक है। और हम प्लूटोस की जो लार्जेस्ट मून की संख्या है वो है, इसके पास 5 मून है, पता है आपको। प्लूटो इतना छोटा है लेकिन उसके पास 5 मून है, और जो जिसका लार्जेस्ट मून है उसका नाम है शेरोन, ठीक है। एग्जाम में बस शेरोन का ही पूछा आता है, बाकी और किसी का नहीं देखने को मिलता है। अगले जो हमने बोला कि प्लूटो हमारा डॉर्क प्लेनेट है, तो डॉर्क प्लेनेट में और भी प्लेनेट आते हैं, जैसे कि प्लूटो लार्जेस्ट डॉर्क प्लेनेट है और ब्राइटेस्ट डॉर्क प्लेनेट है, ठीक है। अगला जो लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट डॉर्क प्लेनेट है उसका नाम है एरिस, ठीक है। एरिस, और सीरीज में कंफ्यूज मत हो जाना, सीरीज एस्टेरॉयड बेल्ट में देखने को मिलता है हमें, ठीक है। और एरिस क्यूपर बेल्ट में देखने को मिलता है। अगला प्लेनेट है जो क्यूपर बेल्ट में, उसका नाम है मेकमेक, ठीक है। थर्ड लार्जेस्ट है, और इसकी जो ऑर्बिट होती है वो इससे भी ज्यादा होती है, मतलब इस 240, ठीक है, प्लूटो की। और जो मेक की है वो 310 ईयर्स, ठीक है। फॉर्मिया जो है ये फास्टेस्ट रोटेटिंग ड्वार्फ प्लेनेट है क्यूपर बेल्ट का। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे, इसमें एग्जाम ओरिएंटेड मैंने पूरी पीपीटी बनाई है, और आपको इसके बाद कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा सोलर सिस्टम में। और इस टॉपिक का इतना ही वेटेज है, इसलिए इसको इतना ही जल्दी पढ़ाया गया है, जिससे इसका कंसेप्ट हमेशा आपके दिमाग में रहे। तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आप इसमें कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि हमें भी समर्थन मिलेगा और वीडियोस लाने के लिए।